तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ फिंगजी और यानरेन मिलकर मास्टर जिंग का मुकाबला कर रहे थे, मगर ये नाटा मास्टर इतना पावरफुल था कि इन दोनों पर भारी पड़ गया। यहाँ पर वो बंदा जाओ फिंगजी को बुरी तरह से घायल करके यानरेन को भी मारने की फिराक में था, मगर उतने में ही कमांडर जिंग ने वहाँ आकर उस बंदे को खत्म कर दिया। वही दूसरी तरफ जियांशी और जियान बाशान सोड सेक्ट में पहुंच चुके थे। यहाँ पर उन्हें पता चला कि चेनफिंग पवेलियन की हुआ ने उनके पूरे के पूरे सेक्ट को मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते इन दोनों ने फैसला लिया कि वो इस हुआ को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर जियांग ने हुआ को खत्म करने के लिए अपनी ब्लेड को ड्रॉ कर लिया था। वो उससे कहने लगी कि तुमने तो हमारे पूरे फैक्शन को ही मिटा दिया, अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोकर इस कीमत को चुकाना होगा। इतना कहते साथ ही वो दोनों मिलकर हुआ पर अटैक करने लगी, मगर हुआ बड़ी तेजी के साथ मूव होते हुए उन दोनों के अटैक को डॉज करने लगा, जिसके बाद वो भी अपनी शुरिकन ब्लेड का यूज करते हुए इन दोनों पर हमले करने की कोशिश करने लगता है। भले ही जियांग ने उसकी शुरिकन ब्लेड के अटैक को डॉज कर दिया था, लेकिन उतने में ही हुआ ने वहां आकर उस पर 2-4 लाते और जड़ दी, जिसके चलते वो बंदी घायल हो चुकी। अब वो जियांग का काम तमाम कर पाई, इससे पहले जियांशी बीच में आ जाती है ताकि उसकी सिस्टर जियांग को संभलने का मौका मिल जाए। यहाँ पर हुआ अपनी शुरिकन ब्लेड से कई सारे स्ट्राइक हिट करते हुए जियांशी को घायल करने की कोशिश करने लगा। हालांकि जियांशी ने बड़ी तेजी के साथ भागते हुए अपनी लोटस कैंडल लाइट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही कई सारे लोटस हुआ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो हुआ यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके सारे अटैक को डॉज करने लगा। तब तक ये दोनों बंदियां उसके पीछे लग चुकी थी। यहाँ पर जियांशी इतना तो समझ चुकी थी कि हुआ को उसके लोटस से काफी ज्यादा डर लगता है। देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा लोटस क्रिएट हो चुका था, मगर हुआ ने जैसे तैसे उसके अटैक को डॉज कर दिया। हालांकि हुआ की मुसीबतें अभी तक टली नहीं थी। वो देखता है कि ये दोनों बंदियां दोनों साइड से उस पर अपनी कैंडल लाइट लोटस से अटैक कर रही हैं, मगर वो बंदा भी काफी ज्यादा चालाक है। उसने बड़ी तेजी के साथ इन दोनों के अटैक को डॉज कर दिया, जिसके चलते ये तीनों दोबारा से एक दूसरे के आमने सामने थे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम कमांडर जिंग को देख पाते हैं, जिन्होंने समय रहते मास्टर जिंग को खत्म करते हुए यानरेन की जान बचा ली थी। यानरेन उनसे कहता है, सीनियर, जहाँ तक मुझे पता है आप तो इवल पावर से पजेस थे, तो फिर आपने अपना कॉन्शियसनेस गेन कैसे किया? जिस पर कमांडर जिंग उसे जवाब देते हुए बताने लगी कि इसके लिए तो मुझे तुम्हारी सोड का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। उसी की स्ट्राइक की वजह से मैं टेम्पररी अवेक हो गया। यहाँ पर यानरेन उनसे पूछता है कि सीनियर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप पर उन लोगों ने कौन सी टेक्निक का यूज किया था? जिस पर कमांडर जिंग कहने लगी कि मैंने हमेशा चेनफिंग पवेलियन के साथ वफादारी की, लेकिन पता नहीं मेरे मास्टर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। जिसके बाद वो बंदा इमोशनल होकर अपनी पावर्स का यूज करके खुद की जान ले लेता है। तभी जाओ फिंगजी यानरेन को बताने लगे कि अब चेनफिंग पवेलियन पहले जैसा नहीं रहा। उन लोगों ने राइचस पाथ का गला घोट दिया, अब तो पूरी तरह से इवल बन चुके हैं। यहाँ पर यानरेन देखता है कि सीनियर जाओ फिंगजी की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी। वो कहते हैं, यानरेन, मैं तो तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग देने के बाद ही सच्चाई बताने वाला था, लेकिन मुझे अभी इसी वक्त तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। कुछ सालों पहले मोयुन सेक्ट ने सदर्न कॉन्टिनेंट पर अटैक किया था और लगभग 3 महीनों के अंदर ही उन्होंने सेंट्रल प्लेन्स के सारे मार्शल आर्टिस्ट का खात्मा कर दिया। क्या तुम जानते हो उन्होंने कौन सी टेक्निक का यूज किया था? जिस पर यानरेन कहता है, सीनियर, उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। तो जाओ फिंगजी उन्हें बताने लगे कि उन्होंने स्टार्टलिंग स्वान शैडो का यूज किया था। दरअसल ये वही टेक्निक है जिसके चलते जाओ फिंगजी भी फिलहाल घायल थे। जाओ फिंगजी बता रही थी कि दरअसल ये एक डिमोनिक आर्ट है जो कि मोयुन सेक्ट में न जाने कितनी सारी जनरेशन से पास डाउन होती गई। वेल, इसी स्टार्टलिंग स्वान शैडो टेक्निक का यूज फिलहाल हुआ कर रहा था, जिसमें वो अपनी सोड इंटेंट को एज ए शैडो यूज करते हुए किसी के भी दिल को चीर सकता था। इस टेक्निक की मदद से वो पर्सन दूसरों की मेरिडियन को ब्लॉक करते हुए उनके माइंड को कंट्रोल कर सकता है, जिसके चलते लोगों की इनर डीमंस उन पर पूरी तरह से हावी होकर वो खुद को एक डीमन में बदल देते हैं। एक बार वो डीमन बन जाए फिर उन्हें भयानक पावर गेन होगी, ऐसी पावर जिसका कोई भी आसानी से मुकाबला नहीं कर सकता। भले इस टेक्निक की मदद से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, लेकिन इससे उनका माइंड और उनकी बॉडी इतनी ज्यादा डैमेज हो जाएगी कि कोई उन्हें रिपेयर नहीं कर सकता। जिसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होकर जाओ फिंगजी पर आ जाता है। वो यानरेन को बता रही थी कि स्टार्टलिंग स्वान शैडो टेक्निक को बस एक ही टेक्निक मात दे सकती, जो कि है हमारी मेंटल फोर्स, और ये इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों टेक्निक एक ही ओरिजिन को शेयर करती हैं। जैसे कि चांद और सूरज एक साथ होते हैं, वैसे इस टेक्निक को मेंटल फोर्स से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक दूसरे को क्रिएट भी कर सकती है और एक दूसरे को खत्म भी। ये सुनकर यानरेन काफी ज्यादा हैरान था। उसे तो लगा ही नहीं था कि
स्टार्टलिंग स्वान शैडो और मेंटल फोर्स ये दोनों भी मोयुन क्लैन से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर जाओ फिंगजी उसे मोयुन सेक्ट की हिस्ट्री के बारे में बताने लगे। दरअसल मोयुन क्लैन को 2 भाई लीड करते थे, जिसमें से बड़ा भाई हमेशा लोगों पर अत्याचार करता था। उसे इस पूरे मार्शल वर्ल्ड पर हुकूमत करनी थी और उसकी यही बात उसके छोटे भाई को पसंद नहीं आई, तो उसने खून खराबा रोकने के लिए अपने बड़े भाई को धोखा दिया। उसने यूनजिंग माउंटेन को एस्टेब्लिश करते हुए सेंट्रल प्लेन्स के कई सारे टॉप मास्टर्स को अपनी साइड कर लिया, ताकि वो लोग मिलकर मोयुन क्लैन के लीडर को हरा पाए। कुनलुन रीजन में उन दोनों के दरमियान एक भयानक बैटल हुई थी, जिसमें मोयुन क्लैन के हजारों लोग मारे गए। जितने भी लोग मारे गए उन सभी को स्टार्टलिंग स्वान शैडो से कैद किया हुआ था। इसी वजह से वो अपने लीडर की हर एक बात को फॉलो करते आए। लेकिन यूनजिंग माउंटेन की इस जंग में जीत हुई। उन्होंने मोयुन क्लैन का सफाया कर दिया था, जिस पर यानरिन कह रहा था सीनियर, इसका मतलब ये है कि चिनफिंग पवेलियन ने मोयुन क्लैन की ईवल आर्ट का यूज किया। जैसे मोयुन क्लैन ने इस दुनिया को सप्रेस करने की कोशिश की, वैसे ही चिनफिंग पवेलियन भी यही कर रहा। ये तो सरासर गलत है। उसका गुस्सा देखकर जाओ फिंगजी उससे पूछते हैं, तो बताओ फिर तुम अब क्या करोगे? जिस पर यानरिन जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरे जैसा मामूली लकड़हारा चिनफिंग पवेलियन के सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। जो सुनते साथ ही जाओ फिंगजी ने सीधे उसे एक चमाट जड़ दी। यानरिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सीनियर उस पर गुस्सा क्यों हो गए। वो उसे अपने से दूर पुश करते हुए कह रही थी कि तुम किसी काम के नहीं हो। मैं यहाँ पर हजारों मीलों का सफर तय करके तुम्हारी मदद करने आया था, ताकि तुम अपनी मेंटल फोर्स को मास्टर कर पाओ। इसके लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है और तुम हो कि मुझे बता रहे हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा। क्या मैं ये सब सुनने के लिए यहाँ आया था? जिस पर यानरिन भी भड़क गया। वो कह रहा था, आप और मेरे मास्टर जू, आप दोनों की क्या इरादे थे मुझे जरा भी पता नहीं। आपने सिर्फ मुझे सप्रेस किया। क्या कभी आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं क्या चाहता हूँ? बस शुरू से मेरे पीछे यही रट लगाई गई कि जाओ जाकर मैसेज डिलीवर करो। क्या मैं कोई पोस्टमैन हूँ जो आप लोगों की पैगाम डिलीवर करूंगा? अगर मुझसे पूछो तो मैं चाहता हूँ चिनफिंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना। उनकी वजह से चोंगशू टाउन के जितने भी लोग मारे गए थे, मैं उन सभी का बदला लेना चाहता हूँ। जो सुनकर जाओ फिंगजी कह रही थी, चलो शुक्र है कि तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ा सा फाइटिंग स्पिरिट मौजूद है। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जिस दिन चोंगशू टाउन पर स्टार्टलिंग स्वान शैडोज ने अटैक किया था, उस वक्त पूरा टाउन मारा गया सिवाय तुम्हें छोड़कर। पता है तुम पर उन शैडोज का अटैक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारे अंदर मोयुन सेक्ट का खून दौड़ता है। अब ये सुनकर यानरिन काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि आज उसे पता चला कि उसका ओरिजिन तो एक डिमोनिक सेक्ट से बिलोंग करता है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें इन तीनों का मुकाबला दिखाया गया, जहाँ पर हुआ ने स्टार्टलिंग शैडोज का यूज करते हुए इन दोनों को तगड़ी टक्कर दी। अगर देखा जाए तो हुआ 1-on-1 मुकाबले में इन दोनों को आसानी से मार सकता है, लेकिन यहाँ पर वो ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जैसे उसने जियांशी पर अटैक किया, जियान बीच में आ जाती थी। यहाँ पर जियांग ने मौका मिलते ही उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। इन दोनों को लगता है कि शायद अब हुआ का किस्सा खत्म हो चुका, मगर तभी हुआ की बॉडी में मौजूद डिमोनिक पावर्स उस पर हावी होने लगी। वो बंदा इनका मुकाबला करने के लिए दोबारा से उठ चुका था, जिसके चलते इनका मुकाबला फिर से शुरू हो चुका। यहाँ पर हुआ अपनी शुरिकन ब्लेड को मल्टीप्लाई करते हुए इन दोनों पर भी हमले करने लगा। हालांकि इन दोनों ने मिलकर समय रहते उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे तो हुआ और भी ज्यादा भड़क गया था। वहीं पर उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जियांशी ने अपनी लोटस कैंडल लाइट शॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। जियांशी के लोटस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि हुआ की शुरिकन वेपन्स उसके सामने 1 सेकंड भी टिक नहीं पाए, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट हो रहे थे। साथ ही साथ जियांशी ने मौका मिलते ही हुआ को बुरी तरह से घायल कर दिया। अब वो उसे डायस पर पटकते हुए अपनी सोड उसके आर पार घुसाने वाली थी, लेकिन हुआ ने समय रहते उसकी सोड को जकड़ लिया। तब तक जियांग ने भी अपने लोटस से उस पर हमला कर दिया था, मगर हुआ समय रहते साइड में हट जाता है। हालांकि ये दोनों लड़कियां उसे रिकवर होने का मौका ही नहीं देना चाहती थी, इसलिए इन दोनों ने मिलकर लोटस कैंडल लाइट शॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर 2 बड़े बड़े लोटस क्रिएट हो चुके थे। और अब इन दोनों ने एक साथ मिलकर ही उस बंदे पर अटैक कर दिया, जिसके चलते हुआ भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। वो ब्लास्ट इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि ये दोनों भी पीछे की तरफ घसीटी गई, और उसी वक्त हुआ यहाँ से वहाँ भागते हुए इन दोनों उसको कंफ्यूज करने लगा। वो कब किस पर अटैक करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी, और फिर क्या मौका मिलते ही उसने जियान को दबोच लिया। वो जियांशी से कह रहा था कि चलो चुपचाप से अपनी कैंडल लाइट सोड को नीचे रख दो, अगर तुम मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हारी दोस्त को रिहा कर दूंगा, वरना मेरा हाथ कभी भी स्लिप होकर ये नीडल उसकी जान ले सकती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे सेट में बस यही बंदी जिंदा बची है।
अगर ये भी मारी गई तो तुम भला अकेली कैसे रहोगी। हालांकि जियांग जियांशी से कह रही थी कि तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। अगर मैं इसके हाथों मारी भी जाती हूँ तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, मुझे वही फल मिलेगा जो कि मैंने डिजर्व किया। ये बंदा बस मेरा यूज करके तुम्हें धमकाना चाहता है, और ये इसी वजह से क्योंकि इसे तुम्हारी कैंडल लाइट सोर्ड से डर लग रहा। अगर तुमने अपनी सोर्ड को नीचे रख दिया तो ये हम दोनों को भी खत्म कर देगा। इससे अच्छा तो ये है कि तुम मुझे कुर्बान होने दो और इसे खत्म कर दो। जो सुनते साथ ही हुआ ने गुस्से में आकर जियान को चोक करना शुरू कर दिया। वो जियांशी से कह रहा था कि तुम्हारी सीनियर तो काफी ज्यादा बकबक करती है, ऐसा लग रहा है कि मुझे इसका सिर ही उखाड़ना पड़ेगा। चलो जल्दी से अपनी सोर्ड को नीचे रख दो वरना मैं तुम्हारी सीनियर को मार दूंगा। यहाँ पर जियांशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सीनियर को बचाए या फिर फाइट बैक करे, इसलिए फाइनली जियांशी उसकी बात मान गई। वो अपनी सोर्ड की कसम खाते हुए हुआ से कहने लगी कि याद रखो तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। अगर तुमने मेरी सीनियर को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें मौत के बाद भी हॉन्ट करूंगी। और फिर जियांशी ने अपनी सोर्ड को नीचे रख दिया, जो देखकर हुआ काफी ज्यादा खुश हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो इन दोनों पर एक्शन ले पाता, वहाँ पर एक स्पिरिचुअल ब्रश फ्लाई करते हुए सीधा उसे जियान से दूर कर देता है। दरअसल वहाँ पर एंट्री हुई थी यंग मास्टर शाओ की। उसने तो आते ही हुआ पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज किया। इधर हुआ अपनी शुरिकन ब्लेड लेकर उसके अटैक को काउंटर करने के लिए तैयार था, लेकिन उतने में जियांशी ने अपनी सोर्ड से उसके वेपन पर हमला कर दिया, जिसके चलते हुआ के हाथ से वो वेपन फिसल कर यंग मास्टर शाओ का स्ट्राइक सीधा उस पर हिट हो गया। साथ ही साथ जियांशी ने अपनी कैंडल लाइट सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए अपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर लिए, जो कि एक के बाद एक जाकर हुआ पर अटैक कर रहे थे। हुआ एक ही सेकंड में इतने सारे मल्टीपल अटैक्स के चलते बुरी तरह से घायल हो गया, और तभी फाइनल अटैक के लिए मेन जियांशी वहाँ पर आ चुकी थी। उसने अपनी सोर्ड सीधे उसके आर पार घुसा दी। हुआ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जियांशी के हाथों ही उसका अंत होगा, और अब उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ पर जियांशी तुरंत ही अपनी सीनियर जियान को संभालने चली जाती है। जियान को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यंग मास्टर शाओ का शुक्रिया अदा कैसे करे। अगर ये बंदा सही वक्त पर वहाँ नहीं आता तो शायद ये दोनों भी हुआ के हाथों मारी जाती। उतने में ही जियांशी सामने जाकर शाओ से कहने लगी कि तुमने हमारे बाशान कैंडल लाइट सोर्ड सेक्ट की हिफाजत की है। हमारा सेक्ट हमेशा यंग मास्टर शाओ का शुक्रगुजार रहेगा। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी मदद की जरूरत हो तो मैं अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगी। जो सुनते साथ ही शाओ कह रहा था, अरे बाप रे, तुमने तो बहुत ही ज्यादा सीरियस स्पीच दे दिया। अब यहाँ पर जियांशी को पता है कि उसकी सीनियर जियान ने शाओ के साथ कैसा बर्ताव किया था, इसलिए वो यंग मास्टर शाओ को समझाने लगी कि मेरी सीनियर ने आप पर जो भी हमला किया था वो बस आपको इस मसले से दूर रखने के लिए। तभी जियान कह रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और फिर भी तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ चले आए। इससे समझ आ जाता है कि तुम कितने नेक दिल इंसान हो। भले ही तुम लोगों को ये दिखाते हो कि तुम काफी ज्यादा बेफिक्रे हो, लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल नहीं। जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी उस वक्त मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी, और आज उसी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तभी शाओ से बता रहा था कि उस दिन जब आपने मुझे अकेले में मिलने बुलाया तभी मैं समझ गया था कि आप किसी न किसी दुविधा में हो। आपने मुझे क्लियरली बोला कि हम बाशान सोर्ड सेक्ट के पास आ चुके हैं और वहाँ पर मैं कदम भी नहीं रख सकता क्योंकि वो सेक्ट मेरा बिल्कुल स्वागत नहीं करेगा। तो मैंने जानबूझकर आपसे बोला कि शायद आप यानरेन के बारे में बात कर रहे हो। मैं उसके जैसा लूजर बिल्कुल नहीं, प्लीज मुझे आपके साथ आने दीजिए। लेकिन आपने तो मुझे भी मना कर दिया। तभी मुझे लगा था कि आप कोई ना कोई चीज से परेशान हो, बस मुझे बताना नहीं चाहती। जब मैं आपसे सच उगलवाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हम दोनों पर अटैक हो गए। मैं उसी वक्त समझ गया था कि बाशान सोर्ड सेक्ट खतरे में है। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर जियान शाओ को बता रही थी कि मेरी वजह से हमारा पूरा सेक्ट बर्बाद हो गया। हुआ ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं जियांशी की सोर्ड उसके हवाले करूँ तो वो मेरे सभी डिसाइपल्स को जिंदा छोड़ देगा, लेकिन हमारे यहाँ आने तक ही उसने सभी को मार दिया। उतने में ही जियांशी यंग मास्टर शाओ से यानरेन के बारे में पूछने लगी। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें यानरेन दिखाया गया, जो कि घायल जाओ फिंगची को उसी लोकेशन पर ले जा रहा था जहाँ पर टियानफिन क्लैन के लोग मरे पड़े हैं। यहाँ पर हम देख पाते कि स्टार्टलिंग स्वाइन शैडोज पूरी तरह से जाओ फिंगची पर हावी हो चुकी। उनकी बॉडी में जरा भी मेंटल फोर्स जनरेट नहीं हो रही थी कि जिसका यूज करके वो इन शैडोज का मुकाबला कर पाए। वो यानरेन से कहते कि तुम यहीं पर बाहर रुको, तब तक मैं अपने भाइयों से मिल के आता हूँ। तो यानरेन भी वहीं पर बाहर रुक गया। उस
उसे अपने सीनियर जाओ फिंगची के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। इधर जाओ फिंगची अपने भाइयों की लाशें देखते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे पास वापस आ चुका हूँ। साथ ही उन्होंने यहाँ पर डोर भी बंद कर दिया था। यहाँ पर जाओ फिंगची ने अपने सभी भाइयों की लाशें एक जगह पर जमा कर ली। उनसे कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं सही वक्त पर आके तुम्हें बचा नहीं पाया, मेरी वजह से तुम लोगों की मौत हो गई, लेकिन मैं हेवन से प्रे करूंगा कि अगले जन्म में हम सभी भाई एक साथ हो। यहाँ पर जाओ फिंगची ने एक फायर स्टिक हवा में उछाल दी थी। इधर यानरेन को कोई खबर नहीं थी कि जाओ फिंगची क्या करने वाले हैं। वो तो बस काफी देर से उनके वापस आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उतने में यानरेन ने देखा कि उस जगह पर तो आग लग चुकी है। इसलिए वो काफी ज्यादा पैनिक होकर जाओ फिंगची को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर तभी दरवाजे को ब्रेक करते हुए जाओ फिंगची की सोड सीधे बाहर आ गई। उस तलवार ने यानरेन का रास्ता रोक लिया था। साथ ही साथ जाओ फिंगची उसे बताते हैं कि यानरेन, मुझे स्टार्टलिंग स्वान शैडोज ने हिट किया था, मुझे बचाने की कोई उम्मीद नहीं, इसलिए अब इस सफर में तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा, तुम्हारा ये भाई जाओ फिंगची तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। ये सब देखकर यानरेन काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगा। उसके बड़े भाई उसके आंखों के सामने मर रहे थे और उसे उन्हें बचाने की इजाजत भी नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंसान की लालच उसे किस हद तक ले जा सकती है। चेनफिंग पवेलियन ने इस मार्शल आर्ट की दुनिया को पूरी तरह से उजाड़ दिया था, और ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि वो इस दुनिया पर हुकूमत कर पाए। इधर यानरेन को जाओ फिंगची की आवाज आने लगी। वो उससे कह रही थी कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम ही बनोगे हमारे द ग्रेट ब्लेड मास्टर। और इसी के साथ जाओ फिंगची की वहीं पर मौत हो गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चेनफिंग पवेलियन की कमांडर किन को देख पाते हैं, जो कि ग्यूकिन को प्ले करने में बिजी थी, और उसकी ग्यूकिन की पावर से ही वहाँ का मौसम अचानक से ही बदलने लगा। उसकी ये धुन पूरे आसमान को शेक कर रही थी, और उतने में कमांडर किन का परिंदा उसके पास पहुँच गया। भले कमांडर किन पैलेस छोड़कर कभी नहीं जाती, लेकिन उसका ये परिंदा उसे हर जगह की खबर दे रहा था। उसकी आवाज सुनते ही कमांडर किन समझ चुकी थी कि उसके सारे प्लान फेल हो गए। साथ ही साथ वहाँ पर चेनफिंग पवेलियन का एक डिसाइपल भी पहुँच जाता है। ये बंदा कमांडर किन से मिलने से पहले ही काफी ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पता है कि जो लोग बुरी खबर लेके आते हैं अक्सर वो मारे जाते। वो बंदा पैनिक होते हुए कहने लगा कि कमांडर, मैं एक खबर लेके आया हूँ, लेकिन किन तो उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी। इनफैक्ट उसने तो अपनी ग्यूकिन के जरिए वहाँ पर बिजलियाँ कड़काना शुरू कर दी। जो देखो बंदा पैनिक होकर घुटनों पर आ गया। इधर कमांडर किन ने भी अपना ग्यूकिन प्ले करना बंद कर दिया था। तभी वो बंदा उससे कहता है कि आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, हमारे मास्टर हुआ बाशान सोड सेक के हाथों मारे गए। उस जियांशी और जियान ने मिलकर काफी ब्रूटली उन्हें खत्म कर दिया। जो सुनते साथ ही कमांडर किंग ने उसे खामोश रहने का हुक्म दिया। उस बंदे के पास जाकर उसे उठाते हुए कहने लगी कि अगर एक कुत्ता हमारे किसी काम का नहीं रहा तो फिर उसका मर जाना ही बेहतर होगा। तो भला तुम उस यूजलेस हुआ के लिए अपने आंसू क्यों बहा रहे हो? आप कमांडर किनो से बताने लगी कि हमारे सारे प्लान फेल हो चुके। मुझे तो लगा था कि वो नाटा मास्टर जिंग काफी ज्यादा पावरफुल होगा, इसीलिए मैंने उसे जाओ फिंगची को खत्म करने का मिशन दिया, लेकिन अफसोस कि वो भी जाओ फिंगची के हाथों मारा गया। खैर मास्टर जिंग तो वैसे भी एक आउटसाइडर था, लेकिन मुझे कमांडर जिंग के हारने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। इतना ही नहीं, मैंने तो उस बंदे को अपनी स्टार्टलिंग स्वान शैडो आर्ट से भी नवाजा था ताकि वो अपने दुश्मनों को मारने में कामयाब हो जाए, मगर वो बंदा भी फेल हो गया। तो इस तरह से हमारे सारे प्लान्स की ऐसी की तैसी हो गई। लेकिन कोई नहीं, जब पुराने लोग मरते हैं तो उनकी जगह पर नए लोग आ जाते हैं। खैर मैं चाहती हूँ कि तुम कमांडर जिंग की जगह संभालो। ये सुनते साथ ही वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो गया, क्योंकि उसे पता है कि ये बंदी कमांडर जिंग जैसे ही मुझे भी इवल बना देगी। वहीं पर कमांडर किन का परिंदा काफी जोर जोर से उस बंदे पर चिल्लाने लगा। जो सुनते साथ ही वो बंदा पैनिक होकर कहने लगा कि मैं भला कमांडर जिंग की जगह कैसे ले सकता हूँ। यहाँ पर वो बंदा अपना सिर पटक पटक के कमांडर किन से रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन जैसा कि हमें पता है किन कभी किसी पर रहम नहीं दिखाती। उसके फेस पर एक ईवल स्माइल देखकर वो बंदा तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है, मगर किन ने तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बंदे को अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ पर उसने उस बंदे के अंदर अपनी ईवल आर्ट ऐड कर दी ताकि उसका कॉन्शियसनेस पूरी तरह से अफेक्ट होकर वो किन के हाथ की कठपुतली बन जाए। दरअसल इसी ईवल आर्ट का जिक्र जाओ फिंगची ने किया था, जो कि मोयुन क्लान से बिलोंग करती है। हम देख पाते हैं कि वो बंदा बुरी तरह से तड़प रहा था, साथ ही साथ उसका पूरा कॉन्शियसनेस फेल हो गया और अब उसकी आंखों से ईवल एनर्जी रिलीज होने लगी। तो इस तरह से किन ने कमांडर जिंग के लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन चूज किया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।